नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि पाराशर और आप देख रहे हैं टॉस की ये एक खास पेशकश। लोकसभा के बाद भारी हंगामे के बीच किसान उत्पाद बिल, किसान अनुबंध बिल और आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020 राज्यसभा से पास तो हो गए, लेकिन अब उन बिलों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर हंगामा बरपा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार तीनों कानून वापस ले ले। आइए आसान शब्दों में जानते हैं कि खेती किसानी से जुड़े तीनों बिलों में क्या नए प्रावधान किए गए हैं और किसान संगठनों के साथ तमाम विपक्षी पार्टियां इनका विरोध क्यों कर रही हैं। मेरे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं तन्मय। जी तन्मय। नमस्कार रवि जी। तो इस बिल में अगर थोड़ा डिटेल में हम लोग जाएं तो नरेंद्र मोदी सरकार ने काफी पहले ही वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था। ये लक्ष्य हासिल करने की मियाद खत्म होती जा रही है, लिहाजा सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही था। अन्यथा विपक्ष सरकार के इस वादे को भी सियासी जुमला करार न दे। इसी वजह से हो सकता है आनन फानन में पहले अध्यादेश लाया गया और फिर संसद में कानून पारित किया गया। जी तन्मय, अब हम अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि ये तीनों बिल हैं क्या, इनमें क्या प्रावधान किए गए हैं। पहला बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इस बिल को हम संक्षेप में किसान उत्पाद बिल 2020 कह सकते हैं। यह कानून किसानों के उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी एपीएमसी से बाहर बेचने की छूट देता है। एपीएमसी को बोलचाल की भाषा में मंडी कहते हैं, यानी किसान अब तय मंडियों से बाहर भी अपनी उपज, अपनी फसल को बेच पाएंगे। किसान खुले बाजार में अपनी पैदावार के लिए प्रतिस्पर्धी भाव पा सकेंगे। जहां ज्यादा भाव मिलेगा वहां वे अपनी उपज बेच पाएंगे। नए कानून में किसानों से मंडी शुल्क की तर्ज पर कोई सेस या फीस वसूल नहीं की जाएगी। और ये भी आपको बता दें कि यह कानून मंडियों पर, सरकार का जो पक्ष है वो ये है कि यह कानून मंडियों पर किसानों की निर्भरता खत्म करेगा, यानी खुले बाजार का विकल्प किसानों को मुहैया कराएगा। उपज बेचने के लिए किसानों को कम खर्च करना पड़ेगा, उनका जो बोझ है वो कम उन पर पड़ेगा। किसान देश भर में जहां अच्छी कीमत मिले वहां अपना सामान बेच सकेंगे। एमएसपी प्रणाली, ये भी सरकार बार बार भरोसा दिला रही है कि एमएसपी प्रणाली और मंडी व्यवस्था जस की तस लागू रहेगी। अब जान लेते हैं कि विपक्ष की क्या दलीलें हैं, विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है। तो विपक्ष का कहना यह है कि किसान मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो राज्यों को नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें मंडी शुल्क नहीं मिलेगा। मंडियों की महत्ता खत्म होने से कमीशन एजेंट बहाल हो जाएंगे, एक आरोप यह भी है। तीसरा आरोप यह है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी आधारित प्रणाली जो है वो खत्म हो सकती है, और एमएसपी प्रणाली खत्म हुई तो किसान बदहाल हो जाएंगे, विपक्ष ये कह रहा है, और निजी कंपनियां उनका शोषण करने लगेंगी। जी तन्मय। जी, तो इसके बाद अगर दूसरे बिल की बात करें तो वो है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विस बिल 2020। इस बिल को संक्षेप में हम किसान अनुबंध बिल 2020 कह सकते हैं। इस कानून के तहत किसान पहले से दाम तय कर कृषि व्यवसायी फार्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेता, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ फसलों का अनुबंध कर सकेंगे। तो इस बिल को लेकर सरकार का पक्ष यह है कि फसल को लेकर जो जोखिम अनुबंधकर्ता खरीदार का होगा उससे किसान को नुकसान नहीं होगा। किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट का फायदा होगा। पैदावार की ढुलाई इत्यादि के बोझ से किसान मुक्त रहेंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी। इस पर विपक्ष का जो तर्क है वो ये है कि ये कानून बड़े कारोबारियों को ही फायदा पहुंचाएगा। इससे किसान अपने ही खेतों में मजदूर की भूमिका में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात कही तन्मय आपने। अब जो तीसरा जो कानून है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020। सरकार ये कह रही है कि इस कानून को लाने से कृषि उपज का भंडारण करने की कोई सीमा नहीं होगी, यानी किसान जितनी चाहे
अपनी उपज जमा कर सकते हैं। दूसरा सरकार का पक्ष यह है कि कृषि उपज के भंडारण के लिए निजी निवेश की छूट होगी। सरकार सिर्फ युद्ध या भूखमरी जैसी आपात स्थिति में ही ये जो जमा किया जाएगा इसमें दखल देगी। विपक्ष का तर्क यह है इस बारे में कि सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि किसके पास कृषि उपज का कितना स्टॉक है अगर सरकार उसमें दखल नहीं देगी तो। और दूसरी बात जो विपक्ष कह रहा है कि इससे जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आंदोलनकारी किसानों की मांगे आखिर क्या हैं। तो किसानों ने जो मुख्य मांगे सरकार के सामने रखी हैं वो ये हैं कि तीनों जो कृषि कानून हैं वो वापस लिए जाए, और मुझे लगता नहीं है कि सरकार पूरे के पूरे कानून जो है वापस लेने के लिए तैयार होगी। दूसरी किसानों की मांग है कि एमएसपी व्यवस्था खत्म नहीं होगी, इसके लिए बिल पारित हो। अभी तक जो देश में एमएसपी की व्यवस्था है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से है, कानून के तहत नहीं है। तो किसान ये मांग कर रहे हैं कि अब बाकायदा एक कानून बना करके संसद में आप ये सुनिश्चित करें कि एमएसपी का जो व्यवस्था है वो जस की तस जारी रहेगी। तीसरी मांग किसानों की है कि बिजली के जो बिजली संशोधित बिल 2020 जो है उसको भी रद्द किया जाए। किसानों को आशंका इस बात की है कि इससे फ्री बिजली या सब्सिडी जो बहुत सारे राज्य देते हैं वो खत्म हो सकती है। एक मांग और है किसानों की खेती के अवशेष जलाने पर, जो हम देखते हैं पर्यावरण को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर जो एक माहौल बहुत खराब हुआ पिछले दिनों। खेती के अवशेष जलाने पर किसानों को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का जो प्रावधान किया गया है वो खत्म किया जाए, ये किसान मांग कर रहे हैं। और एक मांग छोटी सी उनकी ये भी है कि पंजाब में पराली जलाने के आरोप में जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा किया जाए। तन्मय जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस चीज में जो राजनीति है वो बढ़ रही है। अगर देखा जाए तो अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत समूचा विपक्ष किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है, लेकिन दिल्ली में खुद केजरीवाल सरकार ने किसान आंदोलन के बीच में ही किसान उत्पाद बिल को लागू कर दिया। बाकी 2 कानून फिलहाल दिल्ली के किसानों पर लागू नहीं होंगे। जाहिर है भले ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी किसानों के आंदोलन को गैर राजनीतिक बताएं, लेकिन इसे लेकर सियासत हो रही है और टॉस से ये बात कहने में कोई हमें गुरेज नहीं होगा। तो सरकार किसानों से बातचीत शुरू भी कर चुकी है, लेकिन किसान तीनों कानून रद्द करने की जो मांग पर अड़े हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार किसानों की मांगों के आगे सरेंडर कर देगी? ऐसा लगता तो नहीं है मेरे को, पर फिर भी हमें ये सोचना चाहिए कि इसका क्या रास्ता निकाला जाएगा। जी तन्मय, बिल्कुल आपने सही कहा, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। असल में किसानों की दलील है कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को कानूनी जामा पहनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया है कि एमएसपी प्रणाली खत्म नहीं होगी, लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि एमएसपी पर खरीद के लिए कानूनी बाध्यता की जाए। उनकी दलील है कि नए कानून लाए जाने से पहले कई दशकों से एमएसपी प्रणाली लागू है, लेकिन सिर्फ 6% किसान ही इसके तहत अपनी उपज अभी बेच पा रहे हैं। बाकी जो 94% किसान हैं वो तो पहले से ही खुले बाजार में व्यापारियों के हाथों लुटने के लिए मजबूर हैं। लिहाजा कानून बनाया जाए जिसके तहत सारे किसान एमएसपी पर सरकारों को और निजी क्षेत्र को अपनी उपज बेच पाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एक्चुअली में सारा का सारा सेंट्री फोर्स जो है वो देखा जाए वो एमएसपी पे है, और एमएसपी वही दाम है जिस पर सरकारें किसानों की उपज है वो खरीदती हैं। लेकिन निजी क्षेत्र के लिए एमएसपी पर खरीदने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की सारी उपज खरीद नहीं पाती हैं क्योंकि भंडारण के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। फिर भ्रष्टाचार की लंबी श्रृंखला में जकड़ा सरकारी अमला किसानों को खरीद केंद्र से विभिन्न कारण बताकर भगा देता है, तो उन्हें अपना माल मंडियों में या जो व्यापारी हैं उनको औने पौने दाम में बेचने को मजबूर होना पड़ता है, जो सबसे बड़ी समस्या है इस टाइम। जी तन्मय, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़ी समस्या है। और एक पहलू और हमें जान लेना चाहिए, वो ये है कि संविधान जो भारत का है उसमें कृषि को केंद्र और राज्य दोनों की सूची में रखा गया है। यानी कृषि को लेकर राज्य अपने अपने कानून बना सकते हैं या केंद्र के कानूनों को लागू नहीं भी कर सकते हैं। इसी अधिकार के तहत केंद्रीय कृषि कानूनों को, जो केंद्र सरकार ने 3 बनाए हैं, उनके विरोध में
पंजाब सरकार ने अपने राज्य के लिए 3 कानून विधानसभा में पारित कराए हैं। इनमें से एक कानून के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई किसान को एमएसपी से कम कीमत पर उसकी उपज बेचने के लिए मजबूर करता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है। और देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र सरकार इस तरह के कानून के बारे में क्या रुख अपनाती है आगे। लेकिन लग रहा है कि इस बार किसान आंदोलन सरकार को कुछ कदम पीछे जाने पर मजबूर कर तो जरूर सकता है। देखिए, 2 तरह की बातें चल रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून लाने से पहले किसान संगठनों से उचित बातचीत या सलाह मशवरा नहीं किया था, और एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि जब ये लागू हो गया उसके बाद जब सारे स्टेट के जो भी कृषि मंत्रालय से जितने भी सेक्रेटरीट हैं उन लोगों ने बातचीत करी थी और उन्होंने ये कहा था कि हाँ वो इस कानून को लेकर सहमत है। 2 तरह की बातें चल रही हैं। अब भारत कृषि प्रधान देश है और आजादी के 7 दशक बीत जाने के बावजूद किसान बदहाल है, तो जाहिर है कि इसके लिए सरकारी तंत्र ही जिम्मेदार कहा जाएगा। अब वो केंद्र है या स्टेट है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसे में किसानों की आय दुगनी करने का वादा करने के बाद मोदी सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए था। किसान संगठनों को पहले ही भरोसे में ले लिया जाता तो दिल्ली को बंधक बनाने वाले किसान आंदोलन जो ये चल रहा है वो शायद नहीं होता। जी तन्मय, अब हम देश में किसान आंदोलन जो अब तक चले हैं, उठे हैं, किसान संगठन जो बने हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि इस समय देश में 500 से ज्यादा किसान संगठन हैं। ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा आपको कि 500 किसान संगठन होने के बावजूद वे आजादी के 7 दशक बाद भी सरकारों पर दबाव डालकर किसानों के अनुकूल माहौल क्यों नहीं बनवा पाए, ये एक बड़ा सवाल है। साफ है कि ज्यादातर जो किसान संगठन हैं वे अपनी डफली, अपना राग अलाप रहे हैं। किसानों की बेहतरी से उनका खास लेना देना नहीं है। वे सिर्फ सियासी पार्टियों के पिट्ठू हैं, उनके पिछलग्गू। देश के हर राज्य के किसानों की सभी समस्याएं समान नहीं हैं, आपको ये भी जान लेना चाहिए। किसान संगठनों को अब चाहिए कि वे सरकार से बातचीत के लिए एक समिति बनाएं। किसी भी सरकार के लिए हर संगठन को 100% संतुष्ट कर पाना संभव नहीं होता, नहीं होगा, इस बार भी नहीं होगा। इसलिए बीच के रास्ते पर ही सहमति बन सकती है। तन्मय जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि देश में आप देखोगे तो जो इस तरह जो चल रहा है, इस तरह हंगामा जो चल रहा है वो सिर्फ एक तबके का किसान और कुछ लोग ही कर रहे हैं, जिसमें खासकर पंजाब और कुछ हरियाणा और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं। जबकि एक बड़ा तबका एक ऐसा किसानों का है जहां हम लोग बहुत से वीडियोस देख रहे हैं जो वायरल हो रहे हैं, जिसमें किसान बोल रहा है कि इस बिल आने के बाद उनको बहुत फायदा हुआ है। तो ये अलग अलग तरह की नैरेटिव चल रहे हैं जिसमें लग रहा है कि ये कुछ जो अपोजिशन पार्टी, जो पार्टियां हैं वो थोड़ा सा उसको पोलराइज करने को, इस मामले को पोलराइज करने में लगी हुई हैं। क्योंकि किसान संगठनों में देखा जाए तो इसके अलावा बहुत ज्यादा और भी दूसरी बुनियादी समस्याओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। देश में इस समय कैश क्रॉप उगाने का प्रचलन खतरनाक स्तर बढ़ गया है। पहले किसानों को फल, नमक और दूसरे मसाले जैसी जरूरी चीजों जो है वो बाजार से खरीदनी पड़ती थी। हर मौसम में गेहूं, तिलहन, दलहन, पर्याप्त दूसरे खाद्यान्न और सब्जियां वगैरह खेत से ही उन्हें मिल जाते थे। बार्टर सिस्टम के तहत आपस में बंटवारा भी हो जाता था। लेकिन अब कैश क्रॉप्स की बहुतायत के कारण किसान पेट भरने के लिए पूरी तरह बाजार पर निर्भर है, और सरकारें और किसान संगठनों को इस पर कोई फोकस ही नहीं है, जिसपे उनका ध्यान बहुत जरूरी है, जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। हम ये देख रहे हैं आमतौर पर कि जहां गन्ना उगाया जा रहा है वहां पर पूरा का पूरा रकबा, हजारों एकड़, लाखों एकड़ गन्ना ही हो रहा है। बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जहां पर आलू हो रहा है तो हजारों, सैकड़ों, हजारों एकड़ में आलू ही आलू हो रहा है। तो कैश क्रॉप्स के साथ ही जो सीमित खेती है इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, और मिश्रित खेती के जो सामान्य सिद्धांत हैं उनकी ओर लौटना भी देश के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए जरूरी है। सॉइल हेल्थ के हिसाब से सिर्फ उपयुक्त खाद डालने से ही अब काम नहीं चलेगा। जमीन के अंदर पानी के स्तर और पानी की मौसमी उपलब्धता के हिसाब से भी खेती करनी पड़ेगी। देखने में आ रहा है कि जहां जमीन में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है वहां भी किसान धान की खेती कर रहे हैं। किसान संगठनों को यह भी सुनिश्चित कराना चाहिए कि अगर किसी किसान ने मंडी में
या निजी क्षेत्र में अपनी उपज बेची है तो उसे भुगतान तुरंत हो जाए। देखिए, बहुत बड़ी समस्या है ये। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। मौजूदा व्यवस्था में किसान का माल तो खरीद लिया जाता है, लेकिन उसे भुगतान बहुत दिन बाद किया जाता है। किसान चाहता है कि उसके दरवाजे से या फिर उसके गांव के आसपास के कोल्ड स्टोरेज से ही उसकी फसल बिक जाए, ताकि उसे मंडियों तक पहुंचने और फिर वहां होने वाली परेशानी नहीं झेलनी पड़े। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है किसानों के सामने। करेक्ट रवि जी, जो बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया। लेकिन अगर आप देखो, अगर माल किसान के दरवाजे से भी उठता है तो उस स्थिति में भी जो ये ट्रेडर्स हैं उनकी ही पौमारा रहती है। किसान को तुरंत भुगतान तब भी नहीं मिलता है। ट्रेडर किसान के माल को पैसे से ही अपना, जो ट्रेडर्स हैं बेसिकली वो किसान के माल से अपने पैसे का कारोबार चलाते रहते हैं और बिना अपनी जेब से पैसा लगाए मुनाफा वसूल करते रहते हैं। मंडियों में आप कितना भी अच्छा माल ले जाएं, वहां आड़ती जो बैठे हैं वो अपनी औने पौने दाम के हिसाब से या मोनोपोली की वजह से, मान लीजिए, आपको वही भाव मिलेगा या वही भाव देंगे जो वो चाहते हैं। ये बहुत बड़ी दूसरी समस्या है किसानों के सामने, क्योंकि अगर किसान ट्रक में, ट्रैक्टर में किराए पर लेकर मंडी अपनी उपज पहुंचते हैं तो वो कितने दिन रुक पाएंगे अगर उन्हें अच्छी कीमत वहां नहीं मिल रही है। उनके वहां रहने का खर्चा लगातार बढ़ता चला जाएगा, खाने पीने की समस्या होगी। इस वजह से किसान भी सोचते हैं कि चलो जो कीमत मिल रही है वो ले ली जाए। आपको तन्मय ये भी बताएं कि दिल्ली में 32 साल पहले भी इसी तरह का एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ था और किसान बिरादरी से देश को चौधरी चरण सिंह, देवीलाल समेत बहुत से प्रखर नेता भी मिले हैं। लेकिन अभी तक अगर ज्यादातर किसानों की तमाम समस्याएं बरकरार हैं, जस की तस हैं, तो ये गंभीर और बेहद संवेदनशील मसला है। पहले भी किसानों की आत्महत्याओं को लेकर गंभीर बहसें होती रही हैं, लेकिन इस सिलसिले को पूरी तरह रोकने के लिए कारगर कदम कब उठाए जा सकेंगे तन्मय, ये अब भी इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और इस टाइम भारत समेत पूरी दुनिया, आप देखो, कोरोना महामारी से जूझ रही है। ऐसे में किसान संगठनों को और विपक्षी पार्टियों को सोचना चाहिए कि देश की राजधानी के लोगों की समस्या बढ़ाना कितना सही है। ये इस जो विरोध चल रहा है, ये जो विरोध हो रहा है, ये विरोध क्या वाकई में आपकी सेहत के लिए अच्छा है? या आपको लगता है कि ये जो प्रोटोकॉल्स मेंटेन होने चाहिए इस टाइम वो मैनेज हो रहे हैं? पूरी रेल पटरियों को रोका जा रहा है, रास्तों को रोका जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन को रोका जा रहा है, और उसके बावजूद भी इनको आपस में ही कंफ्यूजन है। इतनी सारे किसानिक संगठन बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है क्या बोलना है। आप कितने सारे लोग जो किसान वहां बैठे हैं उनसे पूछिए कि आपको पता है आप क्यों बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं है, वो कुछ भी बोल रहे हैं। तो कुल मिला के आपस में इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, संचय है, जो अपने आप में लग रहा है कहीं ना कहीं से ये लोग कुछ फंड्स वहीं से मिल रहे हैं, कोई इसमें इसको हवा दे रहा है, कोई सुलगा रहा है। क्योंकि अभी देखिए विदेश से बहुत से लोग उठ के आ रहे हैं जो किसानों के सपोर्ट में बोल रहे हैं। अभी जर्मनी से जो यूथ कांग्रेस की, जो जर्मनी कांग्रेस है, उसने बोला है कि मैं 1 करोड़ रुपए हम देना चाहते हैं। तो इस तरह की जो ये विपक्ष जो पक्ष और आपस में राजनीतिकरण जो हो रहा है इस पूरे मामले का, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। विरोध जो है, विरोध होना चाहिए। आपको लगता है आपकी बात सही नहीं है, कुछ चीजें गड़बड़ हैं, वो विरोध को विरोध के तरीके से करिए, उसको बैठिए, सरकार पर दबाव बनाइए। आप उसके मतलब अलग तरीके हो सकते हैं, पर इस तरीके से कोरोना काल में दिल्ली चलो का नारा देना और उस पर अमल करना दुनिया में पूरे देश की छवि को धूमिल कर रहा है, जो अपने आप में एक सरासर गलत तरीका है, जो मेरा ये कहना है। रवि जी, आप क्या कहते हैं? क्लोजिंग कमेंट। बिल्कुल तन्मय सही कह रहे हैं। और देखिए ना, अभी जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह का बयान दिया किसानों के समर्थन में, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी किसानों के इस धरना प्रदर्शन का समर्थन किया। तो वाकई दुनिया भर में देश की छवि खराब हो रही है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु अंत में मैं तन्मय जी कहना चाहूंगा कि अभी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने एक बहुत संवेदनशील और गंभीर बयान दिया था कि सरकार को, यानी केंद्र सरकार को, किसानों की जो समस्या है वो जल्द हल करनी चाहिए, नहीं तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। मुझे लगता है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह रहे थे कि अगर जल्दी ये आंदोलन नहीं
खत्म किया गया, तो फिर खालिस्तान जैसी मांग करने वाले जो उग्रवादी संगठन हैं, उनकी नजर भी इस आंदोलन पर है। इस आंदोलन की आड़ में क्या वे देश में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसी चिंता कैप्टन अमरिंदर सिंह की है, या कोई खुफिया इनपुट इस तरह का है? तो मुझे लगता है कि अब उन्हें दिल्ली के लोगों को, एनसीआर के लोगों को बंधक, उनकी स्वतंत्रता छीनने का प्रयास अब और जारी नहीं रखना चाहिए। आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से खत्म करना चाहिए। लोकतंत्र में असहमति किसी का भी हक है, और इस तरह से आम लोगों को परेशान करके अपनी मांगे मनवाने का जो है हक, वो शायद लोकतंत्र किसी को देता नहीं है। जी जी। तो ये थी टॉस की एक और खास पेशकश। इसी तरह की खास और सकारात्मक रिपोर्ट देखने के लिए जुड़े रहिए टॉस के साथ।